ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है और आइए अब शुरू करते हैं सवालों का दौर। हमारे पास कुछ सवाल है, आइए लेते हैं पहला सवाल। पीछे दीजिएगा माइक। मेरा सवाल ललित जी से है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आजकल दूसरे देशों के मुकाबले में आज भारत में आजकल टेक्निकल डिवाइसेस जो हैं इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्यों? इसका क्या रीजन है कि आज भी हाथों से कूड़ा उठाया जा रहा है? जो काम नहीं करना चाहता है कोई आदमी, उसको तब भी ये करना पड़ रहा है, क्या वजह है? आपने सैनिटेशन बेस्ड इक्विपमेंट है। आप तो दिल्ली से ही हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ। आपने देखा होगा कि जो गार्बेज कलेक्शन है वो मैनुअली नहीं किया जा रहा आज की तारीख में, उसमें मशीन द्वारा किया जा रहा है। और रोड क्लीनिंग भी आप देखेंगे कि आगे जो झाड़ू से करते थे वो झाड़ू से नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी मैकेनाइज्ड मशीन आ गई हैं जो गोल गोल घूमती हैं और सड़क साफ कर रही हैं। हिंदुस्तान में हर एक शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कैलकाटा हो, मद्रास हो, हैदराबाद हो, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है और आपने भी दिल्ली में जरूर देखा होगा। ये सारा मैकेनाइज्ड हो चुका है और हमारा जो कॉर्पोरेशन है इसके लिए हम लोन भी देते हैं। 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया है, जो वो यहाँ दिल्ली में तो आप देखेंगे एनडीएमसी एमसीडी कर रहा है, वहां पे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो ये कार्य कर रहा है। तो सिटीज में तो ये किया जा रहा है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि दुनिया भर में जहां तक कूड़े का मामला है बिल्कुल नहीं मैकेनाइज्ड है। आप एक फैंसी जगह जैसे न्यूयॉर्क जाएं या वॉशिंगटन डीसी जाएं या बर्कले जाएं या जर्मनी जाएं, फाइनली जो फैंसी मशीन्स उठा के लाते हैं, एक कन्वेयर बेल्ट होता है, वहां उनके भी गरीब होते हैं, बेसिकली इमिग्रेंट्स होते हैं, दूसरे देश से इंग्लिश नहीं बोलते, वियतनामीज होते हैं, वो बैठ के वो उठाते हैं और वो चुनते हैं। तो कूड़े की पूरी दुनिया में कहानी है कि फाइनली जो सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग होता है वो गरीब करता है। तो लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अगला एक सवाल है, पूछिए आप। मेरा सवाल संजय जी से है। संजय जी, जैसे कि अनु जी ने भी शुरुआत में कहा कि अभी भी देश के कई इलाकों में ये मैला ढोने का काम किया जाता है, मध्य प्रदेश का इन्होंने जिक्र किया, तो क्या इसलिए क्योंकि इन लोगों के पास कोई और दूसरा काम नहीं है इसलिए वो ये इस मैला ढोने का काम करते हैं? क्योंकि आखिरकार उनको भी सोने के लिए चाहिए, नींद चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, तो अपना ऑक्यूपेशन, अपना एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, ये प्रोफेशन की तरह, क्योंकि इनका लास्ट जो रिजॉर्ट होता है सस्टेनेंस के लिए, तो जहाँ तक मध्य प्रदेश का या किसी और जगह का जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनके पास ओबियसली कोई और दूसरे प्रोग्राम्स की जो है पहुंच नहीं, उनके पास एजुकेशन नहीं, वो टेक्निकली इतने स्किल्ड नहीं है कि वो कोई और काम कर सकें। उनको लगता है कि ईजी चला रहा है, जनरेशन चला रहा है, इसलिए वो लास्ट करते हैं। और ओबियसली इस तरह की जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट की है, चाहे वो लोन देने की हो या टेक्निकली उनको स्किल करने की, वो पहुंच नहीं पाई है और अदरवाइज कोई नहीं करना चाहता। आप सोचिए कि एक इंसान के तौर पे अगर उसके पास ऑप्शंस हो, अब इनके पास ऑप्शंस आज मिल गए इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। इनको एक एनजीओ ने इनको पूरा का पूरा एक उससे निकाल दिया, रिहेबिलिटेट कर दिया है। तो अगर वो लोग भी इस तरह के लोग हैं, उनके पास स्कीम्स नहीं पहुंच पाई है, तो इसकी वजह से ऐसा हुआ है। थोड़ा सा ऐड करूंगी, एक पारंपरिक ट्रेडिशनल हम जो है, हम लोग इसको प्रोफेशन नहीं मानते, बट एक ट्रेडिशनल वर्क है। इसमें जो भी घर में बहू आती है, ये बहू से, यानी कि महिलाओं में पारंपरिक ये काम चलता है। पहले सास करेगी, फिर बहू करेगी, बेटी से ये काम नहीं करवाया जाता। तो मेरे को देख के ये आश्चर्य हुआ कि जो भी मतलब घर में बहुएं आती है, वो बहुएं करेंगी काम, फिर उसके बाद उसकी बहू भी करेगी, उसकी बहू भी करेगी। तो इस तरह से ये कितने सालों से ये काम चलता आ रहा है। मेरा प्रश्न अनु जी से है, क्या गवर्नमेंट के एफर्ट्स आपको ठीक लगे जब आप इस विषय में काम कर रही थी? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट के एफर्ट, जो कानून बना वो तो 1993 में जब कानून बना, या उसके साथ ही जो पुनर्वास योजनाएं बनाई गई, उसके पीछे नेचुरली वो तो यही सोच के बनाई गई कि इनका पुनर्वास हो। लेकिन जैसे हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जब ये योजनाएं पहुंचती है तो बहुत से होल्स शुरू हो जाते हैं। जैसे वही इन्होंने बताया समीना जी ने भी कि पैसा नीचे तक पहुंच नहीं पा रहा। उन्होंने आर्थिक पुनर्वास करने की कोशिश की, आर्थिक पुनर्वास तो हुआ, लेकिन सामाजिक पुनर्वास, वही जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, वो फिर भी जारी रही नेचुरली। तो ये जो मुझे योजनाएं बनी है, लेकिन योजनाओं का वो लाभ उन लोगों को उतना नहीं मिल पाया जितना कि मिलना चाहिए था। ये मतलब एक मध्य प्रदेश की नहीं, इवन राजस्थान में भी मैंने देखा, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में भी जो योजनाएं ये बनी है, बहुत कुछ लोगों को लाभ मिला, लेकिन हम लोग जितना जो टारगेट ग्रुप था पूरा, जैसे कि पूरी अगर कम्युनिटी को अगर देखें तो वो लाभ नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। अगला एक सवाल है, पूछिए। मेरा प्रश्न ललित जी से। हाँ जी।
कई बार ग्राम प्रधान व ब्लॉक स्तर पर फंड्स की हेराफेरी देखी गई है, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे कि क्या ये फंड सही तरह से एलोकेट होते हैं और क्या आप इनकी मतलब अंत तक इन फंड्स के एलोकेशन को देखते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा काम करते हैं। एक स्टेट के हेडक्वार्टर में राजस्थानी लेने तो जयपुर पैसा जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जाता है, फिर ग्राम पंचायत आगे बेनिफिशियरी तक जाता है। तो हमारा मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम ऐसा है कि जब हमने पैसा दिया तो हमने उसका हिसाब तो लेना ही है। हमारा ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ऑडिट होता है। तो हर एक पैसे का हिसाब लिया जाता है, उससे हमारे पास यूसी आती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि ये पैसा आपने इस कार्य के लिए भेजा था और इस कार्य के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से हम इसको कंट्रोल करते हैं। अगला सवाल। मेरा सवाल मिस अनुजी से है। मेला ढोने की प्रथा को छोड़ने वाली महिलाओं को मिलने वाली मुआवजे की राशि बहुत कम है, पर फिर भी वो इस काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? मुआवजे की राशि कम है, ये तो एक क्यों कम है या कितनी राशि, वो अलग अलग जगह पे राज्य सरकारें मेरे ख्याल निर्धारित करती हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं की बजाय जो जिस कामों के लिए पैसा लोन दिया जा रहा है वो ज्यादा पुरुष ओरिएंटेड है। मैंने जो काम किया और मैंने जो देखा कि जैसे ऑटो चलाने के लिए लोन दिए गए, दुकान चलाने के लिए, मैं ये नहीं कहती कि ये काम महिलाएं नहीं कर सकती, महिलाएं कर सकती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे कि एक एग्जांपल देखा गया कि 2 दर्जन मेला ढोने वाले लोगों का पुनर्वास हुआ, उनको 5 लाख से कुछ ऊपर राशि दी गई, लेकिन ये 2 दर्जन लोग जो हैं इनको प्रशिक्षण बिल्कुल नहीं दिया गया, उनको पैसा मिल गया और उन्होंने बांस बनाने, जूते चप्पलें बनाने का कार्य शुरू कर दिया। लेकिन 6 महीने के बाद उनका पैसा भी खत्म हो गया और उनको फिर दोबारा अपना वही काम, मेला ढोने का काम शुरू करना पड़ा। यानी कि फेलियर रेट काफी दिखाई दिया। इसकी वजह ये थी कि जो काम के साथ साथ जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ना, वो ट्रेनिंग उन लोगों के पास नहीं है। बिना ट्रेनिंग के पैसा एलोकेट हो रहा है, वो काम शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग साथ में देने का, जैसे कोहली जी ने बताया कि कुछ जगह पे ट्रेनिंग हुई होगी, लेकिन जो पहले के मैंने 2007 में जब सर्वे किया था और जो मेरी रिसर्च थी वो ये बताती थी कि उन लोगों को जो ट्रेनिंग के लेवल पे है ना, बहुत ट्रेनिंग का अभाव है। और जो दिया भी जा रहा है, मेरा मानना तो ये है कि 92% जो महिलाएं ही इस कामों में लगी हुई हैं, सिर्फ 8% ही जो है वो पुरुष है। तो लेकिन जो लोन दिया जा रहा है वो ज्यादा पुरुष ओरिएंटेड ऑक्यूपेशंस के लिए दिया जा रहा है। तो एक इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है। मुझे ये कहना है कि जैसे होता क्या है कि एक सरकारी स्कीम है, इसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट लोन डिस्पर्सल करना है। आपने 5 लोगों को सिलेक्ट किया, 10 लोगों को किया, उनको लोन दे दिया, उसके बाद इमीडिएटली लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है कि वो आदमी अगर किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया है उसको कितनी एडवाइस की जरूरत है, कैसे उसको आगे वो ले जा सकता है। अगर वो नहीं होगा तो जब 6 महीने 2 महीने में कोई बंद कर देगा, 4 महीने में बंद कर देगा, उसके ऊपर लोन है तो उसको लोन भी रीपे करना है, तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, बिकॉज उसके पास कोई स्किल्स नहीं है। तो वो अल्टीमेटली अपने जो उसका प्रोफेशन है, जो ईजीएस्ट तरीके से कर सकता है वो करना शुरू कर देता है। अगला एक सवाल ले ले, पूछिए। सवाल ललित कोहली जी से है। कॉमनवेल्थ गेम्स या उन जैसे बड़े इवेंट्स समय पर हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं, परंतु इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले 63 इयर्स हो चुके हैं, फिर भी सामाजिक बुराइयां अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। क्या ये समुदाय के साथ नाइंसाफी नहीं है? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कॉमनवेल्थ गेम्स का जिक्र किया, इसमें आप जैसे बच्चे भी साथ लगे हुए हैं, तभी जाके मतलब इतनी अच्छी तरह सब कुछ चल रहा है। तो ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, मतलब जो सोशल इवल्स हैं, ये हमने इसको कलेक्टिवली मिलकर करना है। ये तो कोई इंडिविजुअल या कोई एनजीओ या गवर्नमेंट, इसमें आप लोगों की भी आवश्यकता है। आप हमारे आगे के फ्यूचर लीडर्स भी हैं और फ्यूचर जनरेशन है। अगर आप लोग मिल जाते हैं, आप में से 1-2 मिल जाते हैं पूरे इंडिया में, हर एक स्टेट में, और इसमें जागरूकता पैदा करते हैं, और 1 घंटा भी अगर आप सोशल वर्क के लिए आप लोग निकालते हैं, तो मैं 100% श्योर हूं कि ये जो अभी हो रहा है या नजर आ रहा है, ये पक्का खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। एक अगला सवाल ले ले, पूछिए आप। मेरा सवाल ललित जी से है। जो रोजगार के अवसर थे वो पहले पुरुष थे, तो क्या इस वजह से महिलाओं के पूर्ण विकास में कोई फर्क आ रहा है? मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमने इसमें कोई जेंडर बेस्ड डिफरेंशिएशन नहीं रखा है। जो हमने जो लोन दिया है, जो ऋण दिया है, वो आज की तारीख में 52% हमने विमेन बेनिफिशरीज को दिया है, यानी कि आदमियों से भी ज्यादा हमने विमेन बेनिफिशरीज को दिया है। आप अपना सवाल। मेरा सवाल भारती जी से है। क्या इन सफाई कर्मियों को आर्थिक नागरिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं तो किस प्रकार की, और नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? दोनों सवाल है। बेसिकली जहां तक कबाड़ियों का सवाल है, तो कोई ज्यादा सुविधा बिल्कुल नहीं हो रही,
क्योंकि हमारे सरकार ने ऐसा कोई प्रबंध ही नहीं किया है। एक तो दूसरा इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और हमारे म्यूनिसिपैलिटी में बहुत कम म्यूनिसिपैलिटीज हैं इस देश में जो मानती हैं कि ये बहुत अच्छा योगदान दे रही हैं सफाई में, रिसाइकलिंग में। तो उनको कुछ नहीं, तो ज्यादातर कुछ नहीं मानती, इनको इनके बारे में तो सोचती नहीं है। तो बेसिकली कुछ नहीं हो रहा और बहुत कम आशा है जब तक डायरेक्टली ज्यादा आप जैसे यंग लोग और खुद ये लोग ज्यादा जुड़े नहीं और अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि हमारे देश में तभी कुछ बदलाव आता है जब यंग लोग और जो लोग एक्चुअल विक्टिम्स हैं वो एक साथ काम ना करें और अपनी आवाज उठाएं और धक्का दें अपने सरकार